हेलो एवरीवन। तो बेटा आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसके नाम में ही पता चल रहा है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन, इसमें पूरे चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन से दिमाग में क्या आ रहा होगा कि एक केमिकल दूसरे केमिकल में जा रहा है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, बबल्स निकल रहे हैं। एग्जैक्टली इन्हीं रिएक्शंस के बारे में अब हमको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ना है। ठीक है, और केमिकल इक्वेशन जो वर्ड है उस इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्या करना, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना किसी भी केमिकल रिएक्शन को, वही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं, फिर सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन। नाम जो चैप्टर का है वही हमारा पहला टॉपिक होने वाला है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पढ़ा है केमिकल रिएक्शन? क्यों झूठ बोलता है रे, है ना, पढ़ा है केमिकल रिएक्शन। कहाँ पढ़ा है? क्लास 7th और 8th में, है ना। सिर्फ नहीं पढ़ा केमिकल रिएक्शन, बुक खोल के देखता हूँ। अबे बालक, उस समय इस टॉपिक का नाम था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। ठीक है, क्या नाम था? केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा केमिकल चेंज फिजिकल चेंज? वो चेंजेस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उनको क्या कहते हैं, केमिकल चेंज। और दूसरे चेंजेस कौन से होते हैं? फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो बेटा थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज, तो बेटा थोड़ा सा याद करो केमिकल चेंज में क्या क्या पढ़ा है तुम लोगों ने। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिन चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इज फॉर्म। एक नया सब्सटेंस बनता है और उस जो नया सब्सटेंस बना उसकी अपनी नई केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी। जो नया सब्सटेंस बना है उसकी अपनी नई केमिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल, दीज चेंजेस आर इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल बोले तो, इरिवर्सिबल मतलब ये वो चेंजेस होते हैं जिन चेंजेस को हम वापस नहीं कर सकते, यानी कि इससे अगर कोई चीज बन गया तो वापस दोबारा नहीं हो सकता, है ना। एग्जाम्पल क्या होता है केमिकल चेंज का? देखो एक बेसिक सा एग्जाम्पल जो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं वो क्या था कि मिल्क का, मिल्क से क्या बन जाना, कर्ड बन जाना। देखो छोटी क्लास में हमने ये पढ़ा है, मिल्क से कर्ड बन जाना, है ना। समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मिल्क से अगर कर्ड बन गया तो कर्ड से वापस हम मिल्क में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, जो कर्ड बन गया, दही बन गया, उससे वापस मिल्क में नहीं जाया जा सकता। अब फिजिकल चेंज क्या चेंज होते हैं? वो चेंज जिसमें नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। अब नया सब्सटेंस नहीं बना तो बेटा चेंज इसका मतलब क्या है, केवल फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होना, केवल फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होना। मानो भाई एक लड़का है, उस लड़के को अगर पार्टिसिपेट करना है किसी भी प्रोग्राम में और उसको कोई फीमेल रोल मिल गया कि उसको कोई फीमेल का रोल प्ले करना है, तो वो क्या करेगा, एक गेटअप करेगा ना फीमेल की तरह। अब ये तो नहीं है कि वो हमेशा फीमेल रह जाएगा, वो वापस आएगा स्टेज से, वापस मेल बन जाएगा। अब मेल तो है ही, वो मेल क्या बन जाएगा, है ना, वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही चेंजेस को हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में मत लिख के आना ये वाला, ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है, समझने के लिए है बस ये पार्ट। ठीक है, अब देखो फिजिकल चेंज कौन से चेंज हो गए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल, टेम्परेरी चेंज इनको हम बोल सकते हैं, टेम्परेरी चेंजेस, है ना। थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए भी तो नहीं, बट ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी बोले तो इससे वापस फिजिकल मेथड से हम वापस इसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं। एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल हमने पढ़ा है किस फॉर्म में, आइस से वाटर बन जाना। आइस से क्या बन जाना बेटा, वाटर, है ना। अब बेटा ये वाला एग्जाम्पल जिसको नहीं याद, बहुत ही मार खाने वाला है वो, आइस से वाटर बन जाना। आइस क्या था, H2O, और वाटर भी क्या है, H2O, यानी पानी का पानी ही रहा ना। याद देखो बेटा, दूध का दही हो गया, पानी का पानी रहा। ठीक है, तो दैट मीन ये जो चेंज है इसमें केवल फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हुआ, वहां पे वो सॉलिड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में आ गया। तो यानी कि फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है, उसका जो अंदर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो H2O था और वो H2O ही रहा। दैट मीन ये चेंजेस क्या है, फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, चलो ये तो हो गई पुरानी क्लास की बात। अब आ जाते हैं वापस 10th क्लास पे। ठीक, चलो इसको आप इरेज कर रहे हैं।
चलो अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। केमिकल रिएक्शन, अब रिएक्शन वर्ड आ गया ना, तो बेटा ये पूरा प्रोसेस है। अब हमने अभी डायरेक्ट पढ़ा कि एक सब्सटेंस दूसरा बन गया, अब वो जो दूसरे बनने के दौरान का जो प्रोसेस था, उस प्रोसेस को हम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच one or more substances are formed as a new substances, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एज अ न्यू सब्सटेंस। बोले तो कि वो नया सब्सटेंस बन गया, अब नया सब्सटेंस बन गया तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी न्यू होगी, ठीक है। वो जिन एलिमेंट से मिलकर बना है कोई सब्सटेंस, वो उनकी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करेगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि अगर ऐसे वर्बली बोलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना। देखो बेटा H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना रॉकेट में एज अ फ्यूल यूज होता है, तो दैट मीन ये बहुत एफिशिएंट फ्यूल है ना। हाइड्रोजन एक बहुत शानदार सा फ्यूल है। अब इस हाइड्रोजन का जब कंबशन हुआ, दैट मीन ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, तो क्या बन गया ये H2O। अब देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। हाइड्रोजन क्या है, एक शानदार सा फ्यूल है ना। रॉकेट में यूज होता है, बहुत बढ़िया बर्निंग इसका है, बहुत अच्छा कंबशन इसका होता है ना। और ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, कंबशन को सपोर्ट करता है। बोलेगा अगर मैं हूं तो कंबशन होगा, अगर मैं नहीं हूं तो कंबशन भी नहीं हो पाएगा। तो भाई अगर एक जलने वाला चीज है, एक सपोर्ट करने वाला चीज है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो कोई डेडली सा होना चाहिए। बट यहां देखो बेटा, यहां क्या बन गया, वाटर। और ये जो वाटर है ना, ये जो वाटर है, क्या ये सपोर्ट करता है कंबशन को? बिल्कुल भी नहीं। अगर कहीं पे आग जल रही हो और उस आग में हम पानी फेंक दें, तो ये क्या कहेगा, मैं बुझा दूंगा उस आग को, है ना। अब बेटा पेट्रोल वाली आग में पानी मत फेंकना, लिक्विड के पेट्रोल जो है उसकी डेंसिटी कम है, तो वो फ्लोट करेगा, जैसे ही पानी फेंकोगे तो वो आग और बिखर जाएगी, वो कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। अभी हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे आग जलती होती है तो हम वहाँ पानी गिरा देते हैं, पानी का गिराने से मतलब H2O क्या करेगा, उसका टेम्परेचर कम कर देगा और वहां पे आग बुझ जाएगी, या फिर ऑक्सीजन का कट ऑफ कर देगा। यानी H2O तो जल ही नहीं रहा है, जबकि बना किससे है ये, एक फ्लेमेबल सब्सटेंस है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, फ्लेमेबल सब्सटेंस है, ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है, पर यहां पर तो H2O का तो प्रॉपर्टी ही डिफरेंट हो गया। तो बेटा यही होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कोई नया सब्सटेंस बनता है विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, और वो जो नई केमिकल प्रॉपर्टी है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करेगा। वो जो नया कंपाउंड बना है वो अपने कंस्टिट्यूएंट यानी जिनसे मिलकर बना है उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करेगा। यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट हुआ, तो केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहां पे आ रहा है एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, है ना। एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि उसको रिवर्स कर ही नहीं सकते, है ना। अब हम बात करेंगे कि कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी होंगी जिनको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, बट नॉट बाय फिजिकली। नॉट बाय फिजिकली मतलब है उसको हीट करके, या उसका टेम्परेचर कम करके, या उसको हाथों से तोड़ना चाहें तो तोड़ करके, किसी भी मेथड से फिजिकली हम उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। फिल्टर पेपर से पास करके हम इन्हें सेपरेट कर ही नहीं सकते, नॉट पॉसिबल। अब देखो बेटा वाटर के केस में क्या होता है, पानी को अगर हम बॉईल भी कर दें, है ना, वाटर अगर हम हमारे पास वाटर बन गया है, तो ये H2O है, ये H2O अभी भी H2O है। अगर ये स्टीम बन गया, अगर मैंने इसको गर्म कर दिया, है ना, इस वाटर को एक पैन में लिया और इस पैन को हीट कर दिया, तो ये जो वेपर्स आएंगी बेटा, ये वेपर्स भी क्या है, H2O ही रहेंगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, फिजिकली नहीं हुआ सेपरेट। मैंने बोला टेम्परेचर कम कर देते, टेम्परेचर कम करने से अगेन इसकी स्टेट बदल गई है, एक सॉलिड स्टेट में आ गया, बट सॉलिड आइस बन गया ये, ठीक है। ये क्या बन गया, आइस बन गया। अब ये आइस बनने का मतलब क्या है, ये अभी भी H2O ही है, यानी जो H2O था वो तो भाई स्प्लिट हुआ ही नहीं, तो दैट मीन कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो हम फिजिकली इसको सेपरेट तो नहीं कर पा रहे हैं, पर एक मेथड है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O। इसको अगर तोड़ना है तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी। क्या पास करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी। शाबाश, इलेक्ट्रिसिटी बोले तो करंट, है ना, तो सबको पता है। अब देखो जैसे ही वाटर में इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो वाटर क्या हो जाएगा, स्प्लिट होना शुरू हो जाएगा, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ा, अलग से सप्लाई करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। इसीलिए वहां पे हमने केवल ऐसा मेंशन किया है कि इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड, क्योंकि केमिकल मेथड से वहां पे रिवर्स हो सकती है कुछ कुछ रिएक्शन। तो क्यों उस लूप को क्रिएट करें कि हमारा आंसर कॉम्प्लेक्स हो। तो वहां पे बस एक सेंटेंस लिखा है, इट कैन नॉट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकली हम उन रिएक्शंस को रिवर्स नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। तो चलो ये तो हो गया हमारा केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है।
चलो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बेटा हमारे पास, दैट इज केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपकी जो बुक है ना उस पे ये इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, किस फॉर्म में, कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा होगा बुक में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक बताओ, कैसे पता चल सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगेन द वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे पता चल सकता है, 100% श्योर नहीं है, पता चल सकता है ना, यानी कि ऐसे चेंजेस जिन चेंजेस से हम डिटरमाइन कर पाए कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना है। पहला, चेंज ऑफ स्टेट भी हो सकता है, स्टेट का चेंज होना, है ना, हाँ स्टेट का चेंज होना केमिकल रिएक्शन को बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है केमिकल रिएक्शन को, है ना। अब देखो इसकी एक रिएक्शन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है, जैसे टॉपिक में आएगी तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी जैसे इक्वेशन के उस पर समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास Fe2O3 था, इसमें एल्यूमिनियम हमने ऐड करा, क्या ऐड करा, एल्यूमिनियम के क्रिस्टल्स ऐड करे, तो ये हमारा बन गया Al2O3 प्लस Fe। अब यहाँ पे ये जो Fe2O3 था ये सॉलिड स्टेट में था इनिशियली हमारे पास, और यहाँ पे जो आयरन मिलता है वो लोहा लिक्विड स्टेट में मिलता है, यानी इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा हीट होती है कि ये लोहे को पानी की तरह पिघला देता है ना। और ये है हमारी थर्माइट रिएक्शन, ठीक है। थर्माइट रिएक्शन कहाँ यूज होती है, रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए हमें बहुत हॉट आयरन चाहिए, तो लिक्विड स्टेट में आयरन मिल गया, है ना, तो यानी स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो स्टेट चेंज हो गया, ये क्लियर हो गया। अभी ये रिएक्शन का टॉपिक इंडिविजुअली आएगा तो आपको वहां पे डिटेल में इस रिएक्शन के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब आता है बेटा चेंज इन कलर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि कलर का चेंज हो जाना, कलर का चेंज हो जाना भी हमें केमिकल रिएक्शन बताता है। अब कलर का चेंज हो जाने में एक रिएक्शन, देखो प्रीवियस क्लास में ना हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ जाते हैं। बेटा अगर मार्क्स के लिए पढ़ोगे ना तो मार्क्स शायद आ जाए पर सीखने को नहीं मिलेगा, और सीखने के लिए पढ़ोगे ना तो अभी हो सकता है मार्क्स कम हो पर इवेंचुअली वो मार्क्स अच्छे होंगे ही होंगे ऑटोमेटिकली, है ना। और सीखने से क्या होगा बेटा, मेन पर्पस क्या है किसी भी चीज का, पढ़ाई का मेन पर्पस क्या है, सीखना, है ना। मार्क्स लाने से सेकेंडरी, है ना, पहले हम उस चीज को सीख लेते हैं क्योंकि रियल लाइफ में उसको भी तो यूज करना पड़ेगा। अब देखो बेटा कॉपर सल्फेट का एक रिएक्शन है CuSO4 प्लस Fe, कि कॉपर सल्फेट में हमने लोहा मिला दिया, आयरन, ठीक है। तो ये आयरन क्या करेगा, ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर देगा और बना देगा FeSO4 प्लस Cu, कॉपर अलग हो गया सेपरेट। अब CuSO4 का इनिशियल कलर था ब्लू, और जो FeSO4 है इसका जो कलर है वो कौन सा हो जाता है बेटा, ग्रीन कलर का हो जाता है। कैसे कलर का, ग्रीन कलर का। तो यानी कि कलर चेंज हुआ और नया सब्सटेंस भी बना, देखो FeSO4 यहाँ कहीं नहीं था, वहां पे FeSO4 बन गया है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, वहां पे कॉपर अकेला है, तो दैट मीन यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है क्योंकि नया सब्सटेंस बना है। तो भाई कलर चेंज से भी हो सकता है। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का चेंज होना, ठीक है। अब टेम्परेचर के चेंज होने से भी हम किसी रिएक्शन को बता सकते हैं। अब टेम्परेचर का चेंज होना मतलब बेटा यहाँ पे दो चेंजेस आते हैं हमारे पास, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास दो चेंज आ जाएंगे, एक होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक होगा बेटा हमारे पास एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्या होता है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, देखो बेटा नाम से ना कुछ कुछ चीजें क्लियर हो रही है ऑटोमेटिकली। एक्सो मतलब मेरे को ऐसा साउंड आ रहा है, एक्सो मींस बाहर को निकलना, दैट मीन रिलीज होना। तो एक्सो में क्या होता है बेटा, हीट इज इवॉल्व, ठीक है, हीट रिलीज होती है, हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व। और एंडो में क्या होगा बेटा हमारे पास, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज एब्जॉर्ब। इसमें क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करी जाएगी एंडोथर्मिक में, दैट मीन हीट अलग से बाहर से सप्लाई हमें हीट करना पड़ेगा, ठीक है, बाहर से हमें हीट को सप्लाई करना पड़ेगा। और एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट बाहर सराउंडिंग में हीट रिलीज होती है, सराउंडिंग में क्या होगा, हीट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए केवल इतना जानना इंपॉर्टेंट है, बाकी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक जो टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे
उस समय हम इसको क्लियर समझेंगे, ठीक है। दिस इज जस्ट अ ब्रीफ कि आपको भाई ऐसा डिटेल्ड में भी नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये जस्ट स्टार्टिंग है टॉपिक्स का, ठीक है। तो एक आइडिया, बेसिक आइडिया मिल गया है कि एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होना, एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होना। अब एंडोथर्मिक में मान लीजिए टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हुआ है और सेम यहां पर भी एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें कोई रिएक्शन हुआ है, तो अगर इसमें हीट बाहर की तरफ इवॉल्व होगा तो इस टेस्ट ट्यूब को छूने में हमें कैसा लगेगा, गर्म, क्योंकि हीट बाहर रिलीज हो रही है। और इस वाले टेस्ट ट्यूब में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मान लो कोई भी रिएक्शन हुआ है ना, कि भाई बेकिंग सोडा में हमने एसिड मिला दिया है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी, और ठंडी होना मतलब ये सराउंडिंग से हीट को ले रहा है और ये सराउंडिंग में हीट को रिलीज कर रहा है। अंडरस्टूड एक्सो एंड एंडोथर्मिक। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का इवॉल्व होना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। बेटा अब ना एक चीज दिमाग में बिल्कुल बिठा दो कि एसिड प्लस मेटल, एसिड में हमने मेटल डाला तो ना बिना सोचे समझे एक चीज को ध्यान रखना, यहां पे एक मेटालिक सॉल्ट बनेगा और प्लस H2 गैस तो बननी ही बननी है, और यहां पे क्या होगा, एक मेटालिक सॉल्ट, एक मेटालिक सॉल्ट बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, मेटालिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अभी किसी किसी केस में नहीं बनेगा, वहां पर जब रिएक्शन पहुंचते हैं तब क्लियर हो जाएगा। पर एक चीज को दिमाग में बिठा के रखो कि जब भी एसिड में कोई भी मेटल डालेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनेगा हमारे पास, मेटालिक सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो चलो ये भी केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मिसिंग है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है बेटा वो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहाँ पे पीपीटी लिख रहे हैं शॉर्ट में, तो इसका मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना। और प्रेसिपिटेट क्या हो गया, अब देखो प्रेसिपिटेट एक टर्म आ गया। देखो प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन गया। इनसॉल्युबल मतलब जो घुलेगा नहीं पानी में, है ना। अब वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, क्लस्टर फॉर्म यानी सॉलिड सॉलिड की फॉर्म में भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्रिएट हो जाए और इनसॉल्युबल हो, जो घुल नहीं पाए सॉल्यूशन में, वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाए, तो उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, केमिकल रिएक्शन का। हम केमिकल रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो एक एक करके, अब देखो केमिकल रिएक्शन हैपन इन आवर डेली लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ में जो केमिकल रिएक्शन होती है पहले उनको देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन, है ना, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे है बेटा केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना क्या है, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, वो सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन होगा, है ना, और हमारी बॉडी उसको न्यूट्रिएंट की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज हमारे पहुंच जाएगा। तो ये क्या था, केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन, सांस लेना, है ना, सांस लेना। अगर देखो दो टर्म आ जाती है यहाँ पे, एक होता है रेस्पिरेशन और एक होता है ब्रीदिंग, ठीक है। बायो में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा फिर से रिवाइज, एक रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। बेटा ब्रीदिंग एक मैकेनिज्म है, एक फिजिकल प्रोसेस है ब्रीदिंग, कि सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ देना, इनहेल और एक्सहेलेशन, है ना। सांस को इनहेल करना और सांस को बाहर छोड़ देना, दैट इज ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या हुआ, उस सांस को इनटेक करना, आपके लंग्स में जाना, लंग्स से ब्लड में जाना, ब्लड से हर एक सेल तक पहुंचना, और उस सेल के अंदर क्या हो जाना, एक हमारे पास रिएक्शन होना, जिस रिएक्शन में क्या होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के हमको क्या बना के देगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। क्या बना के देगा, एनर्जी, ठीक है। अब इसको बैलेंस नहीं है ये, ठीक है, चलो बैलेंस कर ही लेते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O,
प्लस यहां पर एनर्जी बनेगा प्लस यहां पर एनर्जी बनेगा। ठीक है, तो एनर्जी बन गया यहां पे। अब ये जो एनर्जी है ना बेटा, अभी हमने पढ़ा था क्या कि एक रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एंडोथर्मिक का भी एग्जांपल हो गया। वेरी गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन देखो, ये है हमारे डेली लाइफ में देखने वाला है ना, कि भाई किसी भी लोहे के पार्ट में, किसी भी आयरन वाली चीज पे अगर हमारे पास वहां पे पेंट निकल गया है ना, या फिर वहां पे मॉइस्चर ज्यादा है, तो धीरे धीरे वहां पे कोरोजन होना शुरू हो जाता है। कोरोजन बोले तो कि डिग्रेडेशन ऑफ मेटल, मेटल का धीरे धीरे खराब हो जाना, सड़ जाना, ग्रेजुअल ईटिंग अप ऑफ मेटल, है ना। अब देखो यहाँ पे ये जो आयरन नेल है ये तो सही है, पर इस पे रस्ट लग गया है, ये हम डे लाइफ में देख लेते कहीं ना कहीं, है ना। तो रस्टिंग क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन है। अब रस्टिंग की रिएक्शन भी देख लो एक बार। ठीक है, रस्टिंग में क्या होता है बेटा हमारे पास, कि जो आयरन है Fe, ठीक है, इस आयरन का कॉम्बिनेशन होता है O2 प्लस H2O के साथ, और ये हमारे पास बनाता है Fe2O3 डॉट XH2O। ठीक है, XH2O मतलब एनी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और यही वाला पार्ट, ये जो लास्ट में बना है हमारा, ये क्या है हमारा, रस्ट। क्या है बेटा, रस्ट, है ना, जो जंक हम जिसे अपनी बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रस्ट। तो यहाँ पर क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया। ठीक है, रिवर्स नहीं हो, ये इसको वापस हम नहीं ला सकते, तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बन जाना, है ना, पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 7th 8th से, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये जो दही है ये भी रिवर्स नहीं हो सकता, ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ वुड, ये भी केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंज। चलो नेक्स्ट आते हैं हम। अब भाई इतनी सारी चीजें आ गई है हमारे पास, तो सर अभी बहुत सारी चीजें कंबाइन हो रही थी, है ना। तो स्टार्टिंग की एक रिएक्शन से चलते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स, क्या बना था बेटा हमारे पास, H2O बन गया था। अब यहां पर H2O नहीं, H2 प्लस O2 H2O बना हमारे पास। अब यहां पर ये दो चीजें हैं जिनसे मिलके ये प्रोडक्ट बना है, जिनसे मिलके क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो यानी कि ये दोनों क्या हुए हमारे पास, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट क्या हो गए, वो सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे वो क्या हो जाता है हमारे पास, रिएक्टेंट हो जाते हैं। और ये जो फाइनल रिजल्ट बना, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, प्रोडक्ट। ये क्या हो गया हमारे पास, रिएक्टेंट से हमारे पास क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो दो टर्म आई हमारे पास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या हुए, जिन सब्सटेंस ने किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लिया। प्रोडक्ट क्या हुआ, वो सब्सटेंस जो एज अ रिजल्ट बना, एज अ रिजल्ट बना आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बाद, तो वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, चलो यहां पे पढ़ लिया। अब देखो बेटा, रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। वो सब्सटेंस जो फॉर्म हो गए हैं एज अ रिजल्ट, वो क्या कहलाते हैं, प्रोडक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बेटा मैग्नीशियम की कहानी ऐसी है कि प्रीवियस ईयर के बोर्ड के अगर तुम क्वेश्चन उठा लो, है ना, तो मैं बेट कर सकता हूं कि 10 साल के बोर्ड के पेपर में एटलीस्ट 8 पेपर्स में मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन 100% होगा, है ना, 100%। अब मैग्नीशियम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हमें मैग्नीशियम की पूरी स्टोरी जाननी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैग्नीशियम वाले टॉपिक को, अभी हम थोड़ा इस टॉपिक से सेपरेट हटके मैग्नीशियम के बारे में आते हैं पूरा। ठीक है, वहां पे हमें थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ना पड़ेगा, है ना, इनका कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। चलो, अब जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पहली बात, ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अब क्लास 9 से 10th में तो आ गए, 9th में हमारे पास सिलेबस में देखो पीरियोडिक वाला चैप्टर तो है नहीं, तो 9th में अब एक गड़बड़ हो गई कि मेटल नॉन मेटल का क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, है ना। पर मैग्नीशियम सुना सुना सा लग रहा है कि भाई मैग्नीशियम क्या है, मेटल जैसा लग रहा है साउंड, है ना, मेटल ही है वो, पर ऐसा तुक्का नहीं मारना है कभी भी। ठीक है, अब बेटा मैग्नीशियम का नंबर क्या हो गया, मैग्नीशियम का नंबर, ठीक है, काउंट करो अपने मन में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम कौन से नंबर पर आ रहा, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12 नंबर पर आ रहा है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना, ये क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर।
अब एटॉमिक नंबर 12 होता है बेटा, हम क्लास 9 को दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 12 है। अब एटॉमिक नंबर 12 मतलब क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा 12, शाबाश। प्रोटॉन कितना होगा 12। अब भाई इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन 12, तो प्रोटॉन तो रहेंगे अपने घर में, है ना। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन रहता है, ये हमको पता है, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास, ठीक है। इसको शेड कर देते हैं। अब इसके बाहर हमारे पास जो शेल्स हैं उनको, उन शेल्स को बना लेते हैं, ठीक। तो ये पहली शेल हो गई के शेल, नेक्स्ट शेल हो गई हमारे पास एल, नेक्स्ट शेल हो गई हमारे पास एम, इसके बाद एन, ठीक है। अब इन शेल में हम इलेक्ट्रॉन को फिट करते हैं, ठीक है बेटा। ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, इतना डिटेल में आपको ड्रॉ नहीं करना है, इवेंचुअली आपको आदत पड़ जाएगी डायरेक्टली मेटल नॉन मेटल बताने के लिए। बट अभी क्या है कि हम क्लास 9 से 10th में आए, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है हमारे पास कि हम मेटल नॉन मेटल में ही डिफरेंशिएट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब मेटल कहते किसे हैं, अब देखो बेटा, इसको KLM में डिवाइड करने का सोचे तो मैक्सिमम कितना आ सकता है, 2 यहां पर, 8 यहां पर, 8 यहां पर और 8 यहां पर। अभी हमने सिर्फ यही पढ़ना है 288, है ना, वो SPDF वाला कॉन्सेप्ट है, वो 11th 12th में है, ठीक है। अब देखो बेटा, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है, बचे कितने, मैग्नीशियम, इसका मैग्नीशियम का नंबर 12 है, 12 में से 10 बचे तो 8 यहां पे हो गए और 2 यहां पे हो गए। अब बेटा हर एलिमेंट चाहता है मैं सज्जन बन जाऊं, सज्जन बोले तो नोबल, क्या बन जाऊं, नोबल। अब नोबल बनना है हर किसी को, तो उसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल करना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल करनी है, दैट मीन इसका मतलब क्या होता है, जो आउटर मोस्ट शेल है उस आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीटली फिल करना किसी भी एलिमेंट के लिए क्या होता है, टू अचीव द नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि भाई मेरे को अपनी नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है। व्हाट डज इट मीन, कि जो आउटर मोस्ट जो मेरी शेल है वो पूरी भरी हुई रहे। अब आउटर मोस्ट शेल का मतलब है इसके पास कितनी शेल हो गई, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो गए। तो भाई आउटर मोस्ट फुलफिल करनी है, तो यहां पे इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, रिक्वायरमेंट तो 8 की है, पर है कितने, 2। तो बेटा इस एटम के पास इतनी ताकत नहीं है कि ये झेल पाए प्लस 6 और इलेक्ट्रॉन को। अब 6 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो आफत हो जाएगी इसके लिए। तो ये क्या प्रेफर करेगा कि मैं इन 2 को ही लूज कर लेता हूं, ठीक है। ये क्या प्रेफर करेगा कि मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लूं, लूज कर लूं। अब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, दैट मीन अब क्या होगा, देखो 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, ठीक है। अब प्रोटॉन तो कहीं नहीं गया, 2 इलेक्ट्रॉन भाग लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन भागा तो बेटा कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, 10 इलेक्ट्रॉन बच गया, और प्रोटॉन कितना हो गया, 12। तो अब यहां पे मुझे बताओ चार्ज का डिफरेंस क्या आ गया, बेटा चार्ज का डिफरेंस आ गया हमारे पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रह गया इस पे, कितना यूनिट, 2 यूनिट। और इसीलिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है उस वैलेंसी को हम बोलते हैं Mg2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा दैट मीन 2 नेगेटिव चार्ज हटा दिया, 2 नेगेटिव चार्ज हटा दिया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा अपीयर हो रहा है कि 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। क्यों, 12 पहले से इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन भगा दिया, यहां से गिरा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला पल्ला भारी हो गया, तो प्रोटॉन 2 एक्स्ट्रा हो गया, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल उनको बोलते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं लूज करने के लिए, क्या करने के लिए, लूज करने के लिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने लूज कर देना है, ठीक है। तो बेटा मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल, क्योंकि जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो क्या होता है, मेटल होता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो हमारे पास नॉन मेटल होता है। तो मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल, मैग्नीशियम क्या हो गया, मेटल, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया कि मैग्नीशियम मेटल हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा कि मैग्नीशियम को मेटल कैसे बोल दिया था हमने ना, कि हमें नहीं आ रहा, बाई चांस नहीं समझ पा रहे कि मेटल क्यों कह रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, आप डायरेक्टली इसकी वैलेंसी लर्न हो जाएंगी, है ना, और वो लर्न होनी भी चाहिए। 20 तक एलिमेंट उनकी वैलेंसी एकदम टिप्स पे, फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि एलिमेंट का नाम छूटा, यहां से साउंड की पार्टिकल वाइब्रेट होता है, आपके कान तक पहुंचे, 0.1 सेकंड परसीव करने में लगा और फटाक से जवाब रेडी, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, क्या इसकी वैलेंसी है, इतना जल्दी जवाब आ जाना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो मेटल आ गया हमारे पास। अब मैग्नीशियम की कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अभी हमने पढ़ना है कि भाई मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो क्या बना, MgO, बोला MgO क्या हुआ, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये लो बैलेंसिंग भी हो गई।
अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, देखो दो जगह कंबाइन होगा, एक होता है हमारा स्लो ऑक्सीडेशन, स्लो ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है धीरे धीरे, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन होनी तो चाहिए, हाँ ये रही मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अभी इसके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, बीच में ही अपलोड कर दिया जाएगा एक वीडियो। तो ये मैग्नीशियम रिबन है। अब ये मैग्नीशियम रिबन अगर मैं एयर में एक्सपोज रख लेता हूं कुछ समय तक, तो इसके ऊपर ना एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी जो एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा, ठीक है। अब यहां पर तो इसकी बर्निंग बिल्कुल भी नहीं हुई है, यहां पर इसकी बर्निंग बिल्कुल नहीं हुई है, ठीक है, बट स्टिल मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो गया, तो भाई यहां पे MgO फॉर्म हो गया, ठीक है बेटा। ये अभी एयर के कंसेप्ट में ही स्लो ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, पहला चीज। अब बात करते हैं कि सर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना तो जलने पे भी होता है, हाँ बेटा, तो मैग्नीशियम को जला के देख लेंगे, तो Mg+O2 गिव्स, अगेन यही चीज बनेगा 2MgO, सेम यही चीज बनेगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में भी, सेम यही चीज बनेगा किसमें, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा हमारे पास, व्हाइट कलर क्या बनेगा, एक पाउडर सब्सटेंस बनेगा, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो एयर के कॉन्सेप्ट में, एयर के प्रोस्पेक्टिव में हमारे पास जब रिएक्शन हुआ था स्लो ऑक्सीडेशन, है ना, तो उस टाइम पे एक लेयर जम गया दैट इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब लेयर जम गई ना, तो ये हुआ ये कि भाई हमारे पास मैग्नीशियम का रिबन था, मान लो, ठीक है, ये मैग्नीशियम का रिबन है, इस मैग्नीशियम के रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर जम गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड एयर के साथ रिएक्ट करा और यहां पे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। अब मैं इसको कितना भी बर्न कर लूं ये बहुत ज्यादा समय ले लेगा जलने में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा बर्न होने के लिए। अब ये बर्न ही नहीं हो पाएगा प्रॉपर्ली। अब क्यों नहीं बर्न हो पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर लगी है। तो इसी से एक सवाल बनता है जो कि बोर्ड में 36 दफा पूछा गया है, 36 दफा तो ऐसी रैंडम टर्म यूज कराओ, पर ऐसा है कि बहुत बार पूछा गया, बहुत फ्रीक्वेंटली, और जो फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट होगा ना आपके, पीरियोडिक टेस्ट में इस क्वेश्चन का आना 110% श्योर है ना, कि भाई मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया गया। क्वेश्चन ये बनता है, देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाई Mg ribbon is cleaned before burning। उसको भाई जलाने से पहले साफ क्यों किया गया, है ना। अब कहीं कहीं पे ये लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद सैंड पेपर, तो अगेन मतलब वही है ना, क्लीन बिफोर बर्निंग, उसको जलाने से पहले साफ क्यों किया गया। अब देखो मुझे पता चल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमी थी, तो मेरे दिमाग में क्लियर है पक्का मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने को बोलेगा, है ना, तो आंसर यही है ना, आंसर यही है, टू रिमूव, ठीक है, आंसर क्या है इसका, टू रिमूव द प्रोटेक्टिव to remove the protective layer of magnesium oxide, to remove the protective layer of basic magnesium oxide, ठीक है, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी है उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या करेगी, उसको फर्दर रिएक्ट होने से बचा लेगी, ठीक है। तो यहां पे रिएक्शन हुई नहीं। अब बात करते हैं, इसको ये कर दिया क्लीन, अब क्लीन करने के बाद होगा क्या, अब क्लीन करने के बाद होगा धमाकेदार रिएक्शन, जो कि ये मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा हमारे पास, है ना, तो ये एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम देगा, ठीक है, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम बोले तो ठीक है, एक ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा, कैसा, ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ, दिवाली का फुलझड़ी होता है उसमें मैग्नीशियम यूज होता है, ठीक है। अच्छा बहुत बार नोटिस किया होगा ना कि हमारी फुलझड़ी हम लगे हुए हैं बिल्कुल दिए के पास, कैंडल के पास, लाइटर के पास, बहुत देर से खड़े हुए हैं, वो जो फुलझड़ी है वो जलने का नाम ही नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही है बेटा, क्योंकि ना वो थोड़ा पुराने समय की रही होगी। अब उसके ऊपर क्या हुआ, एयर के कॉन्टैक्ट की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम गई है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसको फर्दर रिएक्ट होने से रोक रही है, ठीक है। और एक बार वो रिएक्शन शुरू हो जाए, एक बार वो जल जाता है, वो कंटिन्यूअसली जलता है, और कैसे जलता है, ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ, बहुत तेज व्हाइट फ्लेम होती है ना। अच्छा देखो बेटा कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का। दिवाली में मैक्सिमम जो पटाखे हमारे पास, मैक्सिमम तो ऑलमोस्ट सारे के सारे, उसमें डिफरेंट जो कलर्स आ रहे हैं वो सारे सॉल्ट की वजह से आ रहे हैं, वो सारे हमारे केमिकल सॉल्ट हैं।
जैसे वो बर्न हो रहा है तो वो डिफरेंट कलर दे रहे हैं। तो मैग्नीशियम बर्न होता है डैzzling व्हाइट फ्लेम के साथ। मैग्नीशियम कैसे बर्न होता है बेटा? डैzzling व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो इस चीज को अगेन ध्यान रखना कि कोई सब्सटेंस अगर जलने पे एकदम ब्राइट व्हाइट फ्लेम दे रहा है तो मैग्नीशियम के बारे में बात हो रही है। अंडरस्टूड? चलो, तो ये थे मैग्नीशियम के कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैग्नीशियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब पहली चीज देखो, मैग्नीशियम अगर एयर में रहेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? एक प्रोटेक्टिव फिल्म बना के रखेगा, है ना, वो भी व्हाइट कलर का ही होगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रोटेक्टिव फिल्म बन गया। अब ये रिएक्शन आगे नहीं होगा, तो बोला इसको साफ करो यहां से, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटा दिया, फिर जलाया इसको। अब जब मैंने इसको जलाना शुरू किया तो ये ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा। कैसे? ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ। और इसका जो राख होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा, है ना, वो भी कैसा होगा? व्हाइट कलर का, क्योंकि वो क्या है? क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। शाबाश। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो ये थी हमारी मैग्नीशियम की स्टोरी। ठीक है, कहां गया यार? ठीक है, चलो यहाँ पे व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन एयर इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन हुआ क्या टर्म? सर रिएक्शन तो समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन भी बोल रहे थे आप, है ना बेटा। केमिकल रिएक्शन अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, याद रखना। इसके डिटेल में हमें टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने, ठीक है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड पे। अब देखो, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन अभी बताया था, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। केमिकल रिएक्शन क्या है? इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का पूरा प्रोसेस है। अब मैं हर किसी को तो नहीं बोलता रहूंगा, यही मैग्नीशियम रिबन लिया, पहले उसे साफ किया, फिर उसे जलाया, फिर वो एयर के साथ कंबाइन हुआ, फिर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे नहीं हम हर बार। हम कितना लिखेंगे बस कि मैग्नीशियम एयर के साथ बर्न हो रहा है, तो इसे बताओ। तो हम क्या लिखेंगे? Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, है ना, कि मैग्नीशियम कंबाइन हो गया। अब मेरे को बताना हो तो मैं कहता सर मैग्नीशियम रिबन है, उस रिबन को हमने साफ किया, उस रिबन को फिर हमने जलाया, उसमें ब्राइट व्हाइट फ्लेम निकली, है ना, तो ये सारी चीजें हुई। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक सिंपल से शॉर्ट हैंड फॉर्म है ना, शॉर्ट हैंड फॉर्म, कि जितना शॉर्ट में हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या? सिंबल्स, है ना। इन सिंबल्स की हेल्प से, केमिकल फॉर्मूला की हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भाई मैथ्स का ट्राइंगल बना दिया, नहीं रे बालक, मैथ्स का ट्राइंगल नहीं है ये क्या है? डेल्टा। डेल्टा बोले तो हीट को सिंबलाइज करेगा, किसको? हीट को, कि इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई है, बाहर निकली है, प्लस हीट है ना, तो हीट इवॉल्व हुई है ना। अब देखो बेटा, हीट इवॉल्व हुई है तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? देखो फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है वो कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी? एक्सोथर्मिक। तो बेटा ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो गया, है ना। वैसे कॉम्बिनेशन का भी है, पर अभी समझ नहीं आएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे टॉपिक आएगा तब बताएंगे कि मैं एक ही रिएक्शन को कितने टाइप ऑफ रिएक्शन में यूज कर सकता हूं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, हीट इसमें इवॉल्व हो गई। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे, अ केमिकल रिएक्शन कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। और केमिकल इक्वेशन क्या हो गया बेटा? केमिकल इक्वेशन हो गया, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो उसे मैं क्या कहूंगा? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कहूंगा। ठीक है, चलो केमिकल इक्वेशन हो गया। अब देखो मैग्नीशियम रिबन, ये देखो यहाँ पे कैसा ब्राइट व्हाइट फ्लेम बन रहा है ना, कैसा बन रहा है यहाँ पे? एकदम ब्राइट व्हाइट, चटक एकदम। तो ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पे, और डैzzling व्हाइट फ्लेम के साथ। कैसा? डैzzling व्हाइट फ्लेम, इतना तेज होता है कि भाई इसके बाद आंखें थोड़ी देर के लिए सो जाती है, देख नहीं पा रहे हैं सही से। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा है बस। अच्छा हाँ, केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन है ना, यहाँ पे मैंने ये नहीं बताया है कि सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है ना, कुछ नहीं बताया है। तो केमिकल इक्वेशन भी नहीं बताता है। तो लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोर्ड में नहीं पूछा गया है, एक बारी इससे इनडायरेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, कि केमिकल इक्वेशन में हमें क्या चीज नहीं पता चल सकती। पहला, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का स्टेट नहीं पता चलता, वो हम अपनी तरफ से एडिशनल इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई कितना देर में हुआ, है ना। अब देखो रस्टिंग क्या होता है? जंग लगना। जंग कितना टाइम में लगता है? बहुत टाइम में लगता है, हमें नहीं पता। अब एग्जैक्ट रस्टिंग की इक्वेशन क्या होती है? बोला जंग लगना बताओ। तो पढ़ा लिखा बच्चा क्या बोलेगा? बोलेगा Fe प्लस O2 प्लस H2O,
क्या बना, Fe2O3.XH2O। दूसरा बोलेगा एक और रिएक्शन बताओ, तो बोला कि HCl में हमने आयरन को ऐड कर दिया, है ना, आयरन को किस में डाला, HCl में डाला, क्या बन गया, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अब ये रिएक्शन तो एकदम चटर पटर हो गया, चटर पटर बोले तो फटाक से, है ना, सेकेंडों में ये गैस रिलीज होना शुरू हो गया। पर ये जो प्रोडक्ट था इसको बनने में तो टाइम लग गया, पर केमिकल इक्वेशन में कहीं लिखा है कि इसमें कम टाइम लग रहा है, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें कम टाइम लग रहा है, नहीं लिखा है। तो दैट मीन जो केमिकल इक्वेशन है, ये इक्वेशन का एक ड्रॉबैक क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता। क्या नहीं बताता, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता, ठीक, पहली चीज। अब दूसरा, ये क्या नहीं बताता, कंसंट्रेशन। भाई यहाँ पे HCl लिख दिया, HCl बोले तो क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, कितना डाइल्यूट है या कितना कंसंट्रेटेड है, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन को नहीं बता रहा है रिएक्टेंट के, ठीक है। चलो इसको भी मान लिया कि भाई क्या क्या ड्रॉबैक हो गया, पहला रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता रहा, स्टेट ऑफ एलिमेंट नहीं बता रहा, है ना। तीसरा, यहाँ पे कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन नहीं पता चलेगा। कंप्लीशन मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है कि नहीं हो गई है। अभी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको समझेंगे, ठीक। अब देखो, मान लेते हैं हमने मैग्नीशियम मेटल को HCl में डाल दिया, तो यहां पे भी MgCl2 बनेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। मैंने एक टुकड़ा लिया मैग्नीशियम का, एसिड में डिप कर दिया, चलो रिएक्शन हुई, हाइड्रोजन गैस भी बन गई। उसके बाद मैंने फिर मैग्नीशियम का टुकड़ा लिया, फिर बन गया। तो दैट मीन कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है अभी। तो जब तक वो HCl के सारे H और Cl को ब्रेक करके MgCl2 और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता रहेगा, तब तक ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। पर यहां पे कहीं पे लिखा है कि ये रिएक्शन आधी है या पूरी है। मैंने एक बार टुकड़ा डाला मैग्नीशियम को, एसिड में डाला, तो हाइड्रोजन गैस बन गया, पर वहां पे ये नहीं लिखा कि इसके बाद भी दोबारा से मैग्नीशियम को डालने पे हाइड्रोजन गैस बनेगा कि नहीं बनेगा। दैट मीन रिएक्शन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये भी मुझे से नहीं पता चला है, कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलो बस, है ना, ड्रॉबैक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कोई आपसे नहीं पूछेगा क्या अच्छा है क्या अच्छा है ना, सब बोलेगा पहले नेगेटिव पॉइंट बता दो। नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है, इसका लिमिटेशन केमिकल इक्वेशन का। कि केमिकल इक्वेशन ये तो समझ में आ गया, शॉर्ट हैंड फॉर्म है, शॉर्टकट है कि भाई आसानी से किसी केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर दें तो वो केमिकल इक्वेशन हो गया, बट उसमें क्या ड्रॉबैक है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब केमिकल इक्वेशन आई, ठीक है। अब सर आप बार बार ये कर रहे थे क्या, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, आपने पहले ये बोल दिया था, और इसके बाद आप अपनी मर्जी से यहाँ पे 2 लगा दे रहे थे और यहाँ पे भी 2 लगा दे रहे थे, है ना। बेटा अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे थे, ये भी क्लास 9 का टॉपिक है, क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, है ना। एनसीईआरटी का राइट हैंड साइड का पेज खोलोगे, मतलब चैप्टर 2 राइट हैंड साइड से स्टार्ट है। न्यू बुक में मुझे नहीं पता कौन सा चैप्टर हो सकता है, जब मैं पढ़ा करता था तब राइट हैंड साइड पे चैप्टर शुरू होता था। अब ये चैप्टर शुरू हुआ तो उस राइट हैंड साइड में भी 2 कॉलम बनेंगे, और ऊपर पे या फिर इस साइड पे नीचे कहीं पे लिखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास कुछ लॉस थे, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। इंपॉर्टेंट तो क्या बोले, बहुत आसान सा लॉ था क्योंकि आसानी से याद आता था। कौन सा, कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना मास बनेगा ना मास खत्म होगा। अच्छा, तो मास ना बन रहा ना खत्म हो रहा, इसका इस 2 से क्या लेना देना, ठीक है। तो चलो इस 2 को फिलहाल हटा के देख लेते हैं कि मास नहीं खत्म हो रहा ना ही बन रहा। यहां पे मैग्नीशियम कितना है बेटा, मैग्नीशियम कितना है, 1 मैग्नीशियम है मेरे पास। ऑक्सीजन कितने हैं मेरे पास, 2 है मेरे पास। इस तरफ मैग्नीशियम कितना है, 1, इस तरफ ऑक्सीजन कितना है, 1। अब जब मैंने रिएक्शन में 2 ऑक्सीजन डाला, 1 मैग्नीशियम डाला, तो भाई रिजल्ट में 1 ऑक्सीजन कहां चला गया, है ना। हमने सांस भी ले लिया, ऐसे ऐसे करा, ऑक्सीजन खींच लिया, अरे नहीं रे, है ना। इस रिएक्शन में हुआ क्या, अब ये तो क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब देखो बेटा इसका डिटेल्ड में घुसते हैं इसके अंदर पे जरा एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे पहले Mg की बात करते हैं, तो Mg बोले तो इसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक और शेल बन गई जिसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए।
अब ऑक्सीजन भाई साहब भी आए, ऑक्सीजन ने बोला भाई मेरा एटॉमिक नंबर तो क्या है बेटा, ऑक्सीजन का नंबर बताना जरा, है 8 नंबर है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन बोले कि भाई मेरे पास ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये मैग्नीशियम का न्यूक्लियस हो गया। अब मेरे पास 8 हैं तो कितना हो गया, 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। अब इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना लेते हैं, ऑक्सीजन ये हो गया मेरे पास 6। अब ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए आउटर मोस्ट को फुलफिल करने के लिए। बोला 2 इलेक्ट्रॉन की मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरी जो शेल है वो है KLMN, मेरी के शेल में 2 हो गए, इस शेल में 6 हो गए, और मुझे 8 चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 8 यहाँ पे बनना है। तो 8 बनने के लिए बेटा ये 2 उठा के ला देगा, है ना। अब देखो, हो सकता है कि कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा हो कि भाई क्या है हाइपोथेटिकल का, अभी बेसिक से समझ लो कि क्या है। मान लीजिए मैंने एक दीवार बनाई, है ना, तो इस दीवार में मेरे पास 8 ब्रिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8। मैंने बोला कि मुझे इसके ऊपर एक और लाइन बनानी है, और यहां पर मैं 6 ब्रिक और ले आया, मतलब 6 ब्रिक मेरे पास थी। अब मेरे पास यहाँ 2 मिसिंग है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं 2 और खरीद के लाऊंगा या किसी से ले लूंगा, है ना। बोलूंगा भाई मेरे को 2 ब्रिक दे दो, मेरा ये फिगर बढ़िया हो जाएगा। अब ऐसा ही अगर कोई और होता और वो क्या कहता कि भाई मेरे पास आउटर मोस्ट में, मेरी जो आउटर मोस्ट शेल है यहां पे केवल 2 ही ब्रिक है, तो मैं क्यों 6 लाता हूं, मैं इन 2 को ही गिरा डालता हूं, यहां से इन 2 को ही क्या कर लेता हूं, हटा देता हूं। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेटिस्फाई हो गई, मेरी आउटर मोस्ट फुलफिल हो गई, ठीक है। अगेन बेटा एग्जाम में ये ब्रिक ब्रिक के एग्जांपल मत लिख के आना, ये सिर्फ समझने के लिए, अपने दिमाग में एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप करने के लिए कि भाई मैं क्या करूं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ सकता हूं। बेटा अब देखो मर्जी आपकी है, आपको जिस तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को समझ में आता है ना उस तरीके से समझा करो। जैसे मैं 10th में था ना, अब 10th में हिस्ट्री शुरू हो गया, हिस्ट्री में आ गया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, खिलाफत मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट आ गए। सत्याग्रह, तो ये सत्याग्रह देखो समझे कैसे, बोला सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, है ना। चलो अभी थोड़ा सा इसको टॉपिक को थोड़ा साइड रखते हैं, आपको एक कंसेप्ट बताते हैं कि किस तरीके से याद किया जाए। अब बोलो सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब कि भाई आराम से किसी को बताना, है ना। तो मैंने बोला यार मम्मी मुझे गेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, भाई नहीं मान रहे, आराम से रिक्वेस्ट करे जा रहा हूँ, बहुत मेहनतें कर रहा हूँ, नहीं मान रहे, है ना। फिर बोला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यार पानी ला दो, मैं नहीं लाऊंगा, पड़ी एक झापट, है ना। फिर बोला कि भाई ये काम करो, है ना, मैं नहीं करूंगा, फिर पड़ी 2 झापट, फिर नहीं माने। फिर मैंने बोला सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, अब तुम्हारी सारी नीतियों का मैं वो करूंगा, क्या, ऑपोजिशन करूंगा, अब मैं उनके अगेंस्ट में आ गया हूं, है ना। क्या करना है, चुपचाप से जाके दरवाजा पटक देना है, मार तुम खाओगे पहले ही बता रहा हूं, ठीक है, पर याद हो जाएगा। पानी का मेन वाल्व बंद कर दिया, ऊपर टंकी में पानी नहीं है, 2 दिन बाद पता चला वो टंकी में पानी नहीं है, कैसे, मैंने बंद कर दिया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, मार खाई, है ना। अब वो तो थे ब्रिटिश, वो थे गांधी जी, वो सही लिए होते डंडे, है ना। अब हम तो नहीं सहेंगे, खाली चुपचाप से मार, चुपचाप से बैठे वापस पढ़ने। तो पर इससे इसके कारण मुझे सारा याद हो गया। मैंने बोला क्या सत्याग्रह, मैंने बोला आराम से बात मानेंगे। मैंने बोला सिविल डिसोबीडिएंट, नहीं बात मानूंगा। मैंने कहा नहीं, नॉन कॉपरेशन, मैंने कहा बात नहीं मानूंगा। सिविल डिसोबीडिएंट, मैंने कहा अब मैं रिबेलियस हो जाऊंगा। अब तीनों ही केस में मार खा के चुपचाप बैठ गया। पर इवेंचुअली क्या हुआ, मेरे को ये कॉन्सेप्ट याद आ गया, मैंने बोला ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है। तो तुम अपने हिसाब से समझो उस चीज को, ठीक है। ये नहीं कि जो टीचर जो बोल रहा है सेम टू सेम एग्जैक्टली उसी को कॉपी पेस्ट करते रहो। जब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी ना तब तक कुछ नहीं होने वाला, ये याद रखना, ठीक है। पढ़ लिख के तो रेयरली इक्का दुक्का सक्सेसफुल होते हैं ना। ये बेटा पढ़ाई लिखाई क्यों है, मतलब मेन एजुकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है ना। एजुकेशन हमारा सीखने का पर्पज है कि हम किसी चीज को सीख सके, उसको रियल लाइफ में यूज कर सके। अगर एक्चुअल लाइफ में मुझे किसी पढ़ाई का यूज नहीं मिल रहा है ना, तो मैं अपने सर को बोलूंगा सर मुझे नहीं इंटरेस्ट आ रहा, मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। उसके लिए मार तो खा जाएंगे बेटा, पर आप सीखो उस चीज को कि आप यूटिलाइज कहां करोगे। जब तक किसी चीज का यूटिलाइजेशन रियल लाइफ में नहीं होगा उसी का फायदा क्या है ना। तो एग्जैक्टली चलो अब पढ़ाई पे वापस आ जाते हैं, ठीक। चलो अब ऑक्सीजन को कितना एलिमेंट चाहिए था, बोले सर ज्ञान फालतू का दे दिया, फालतू का नहीं दिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैग्नीशियम कह रहा है मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, मेरे पास तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो अब यहां पे क्या होगा कि ये तो आ गए ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे अपने दे देगा इसको कि भाई तू मेरे 2 इलेक्ट्रॉन रख ले, और हम क्या बना लेते हैं MgO बना लेते हैं।
तो यहां तक तो ठीक है सर, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि यहाँ पे तो सेटिस्फाई हो गया, सब बराबर है बेटा। ऑक्सीजन ना जब आया था वो अकेला नहीं आया था। देखो यहाँ पे देखो रिएक्शन में क्या था, ऑक्सीजन जब आया था वो अपने साथ एक ऑक्सीजन के एटम को और लेके आया था, जिसको हमने O2 बनाया था। तो यहाँ पे MgO था। तो जब ये अपने साथ किसी एक को लेके आया था ना, तो सेम जैसा यहाँ पर बना हुआ है, सेम जैसा इधर ऑक्सीजन बना हुआ है, सेम ऐसा ही एक ऑक्सीजन और लेके आया था अपने साथ। तो उसने कहा कि भाई जब तुम कंबाइन हो रहे हो तो मैं कहां जाऊंगा अकेला, है ना। तो इसने बोला कि भाई एक अपने मैग्नीशियम भाई को बोलो कि एक मैग्नीशियम और लेके आए। तो जैसा ये मैग्नीशियम था सेम टू सेम एक ऐसा ही मैग्नीशियम एक और हमारे पास आया, और वो मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया। इसीलिए जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना कि भाई Mg, इनिशियली Mg था समझने के लिए, O2 आया, क्या बन गया MgO। तो बोले यहाँ पे तो दो MgO बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ बिल्कुल, दो MgO बन रहा है। आया भी कितना बेटा, दो ही Mg आया, ये तो एक ही साथ आए थे ना, ये दोनों तो एक ही साथ आए थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 2Mg करा। अब क्यों बैलेंस कर रहे हैं, चुपचाप से ऐसे तो रहने देते सर, ये बढ़िया तो लग रहा है, Mg प्लस O2 क्यों इतना लेक्चर खींच रहे हो, है ना। MgO बेटा इंपॉर्टेंट है, देखो बेस क्लियर होगा ना तो आगे चल के इतना आसान लगने लगेगा ना। अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, एक बार लेक्चर सुनोगे, दो बार सुनोगे, तीन बार सुनोगे, चार बार सुनोगे, इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूं, तीन चार बारी के बाद तुम्हें कोई भी चैप्टर इसके बाद टफ लगने ही नहीं वाला है हमारे पास, क्योंकि अभी 9th में ना सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो वहां पे मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई ना पीरियोडिक टेबल पड़ी हुई है, थोड़ा सा एक पार्ट होता है कौन सा कि केमिकल फॉर्मूले वाला, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में, उसको हम स्किप कर देते हैं कि भाई 2-3 नंबर का आ रहा है छोड़ दो, और जिसने पढ़ा वेरी गुड। लेकिन वो उसका जो रूट है वो आगे इस जो केमिस्ट्री 10th की उसका तो भाई बेस है, 11th-12th में भी बेस है, अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो आगे बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना। तो इसको बैलेंस करना क्यों पड़ा, क्यों क्यों लेके आ रहे हैं इतना कि 2 Mg लेके आना है, 2 वो लेके आना है। बेटा ये तुमने पढ़ा है ना, और ये पता है क्यों पढ़ा है, देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ना ही मास घटेगा ना ही मास बनेगा, जितना मास आएगा उतना ही मास बाहर रिजल्ट पे रहेगा, इस चीज को ध्यान रखना। इसीलिए बोला वहां पे अगर MgO है, यहाँ पे 2 O2 था तो वहां पे भी O2 2 ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे Mg2 हो गया तो बोला यहाँ पे भी Mg2 ही रहेगा। तो भाई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है, सीधा सवाल आता है पेपर में, ऐसे बोलता है व्हाई अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, अ केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो भाई अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हुई, देखो यहां पे क्या था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है, ये देखो ये बैलेंस है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ ईच एलिमेंट नहीं है ना। पर इस वाली रिएक्शन में पर ये जो दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ी कौन सी, चलो ऊपर ही लिख देते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ठीक है। ये तो बैलेंस नहीं है, पर यहीं पे बैलेंस्ड इक्वेशन देखो, Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, है ना। तो ये बैलेंस हो गई। अब देखो कैसे बैलेंस हुई, Mg कितना इधर 2, ऑक्सीजन कितना इधर 2, Mg कितना इधर 2, ऑक्सीजन कितना इधर 2। तो भाई Mg इधर भी 2 उधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2 उधर भी 2। अब देखो सिंपल सी डेफिनेशन है कि भाई कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हुई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। कि भाई नंबर ऑफ एटम, बट उसके बाद एक और टर्म है ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल होना चाहिए, कहां, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल है व्हाई केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस, जो हमने समझ लिया, केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। वेरी गुड, ठीक है। तो चलो अब एक बार इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देखिए। अब a chemical equation is said to be balanced when the number of different atom of element in the reactant side is equal to the number of atom of product side, ठीक है। What is the need of balanced chemical equation, अरे जरूरत क्या पड़ी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की, to satisfy the law of conservation of mass। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ
केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो चलो बेटा, अब इसी के बाद ना थोड़ा सा कंफ्यूज मैं तुम लोग को करता हूं, है ना। चलो, मास ना ही बनेगा ना ही घटेगा, तो मान लीजिए ये रद्दी है ना। रद्दी मतलब पुराने जो वेस्ट हमारे कार्डबोर्ड हो गए या कुछ, इसको जब मैंने बर्न किया, है ना, इसको मैंने हीट किया, तो बोला सर आपने बोला था कि ये जलते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है, पर इसके बाद जो रेजिड्यू बचा, इसके बाद जो रेजिड्यू बचेगा, क्या उस रेजिड्यू का वजन, मान लीजिए 20 किलो का, मैंने बोला 20 किलो के कार्डबोर्ड हमने जला दिए, गत्ते, है ना, तो क्या वो जो रेजिड्यू राख बचा है, क्या वो भी 20 किलो का होगा? बिल्कुल नहीं। तो बोला सर ये तो केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो कहां गई? बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बने थे ना, उस प्रोडक्ट में कुछ गैसेस भी रिलीज हुई थी, और वो गैसेस का भी मास होता है, और वो कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई केमिकल इक्वेशन का बैलेंस खराब हुआ हो, है ना। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई हुआ है, पर वो क्या हो गया, दूसरे स्टेट में चेंज हुआ, वो गैस बन के एटमॉस्फेयर में चले गए पार्टिकल। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो, इसके बाद जो आगे क्लास है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो अपने कमेंट में उस डाउट को बता दो, और नेक्स्ट क्लास में आपको वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, अच्छा हाँ, लाइक सब्सक्राइब भी कर देना बेटा, है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कैसे पता चलेगा नेक्स्ट क्लास आ रही है? ठीक, अच्छा हाँ, वो भी तो होता है बेल आइकन, वो भी दबा देना। ठीक, तो चलो नेक्स्ट क्लास जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर बच्चा। ओके बेटा।